बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मुखातिब है मोहम्मद यासीन। आज की इस वीडियो में हम एफएससी, बीएससी, बीएस, एमएससी की जो वेक्टर एनालिसिस है उसके जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। पहला क्वेश्चन है, टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वो परपेंडिकुलर होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डॉट बी इक्वल 1 हो, ए डॉट बी इक्वल 0 हो, ए क्रॉस बी इक्वल 1 हो या ए क्रॉस बी इक्वल 0 हो। तो आप जानते हैं कि ए डॉट बी जो होता है ये इक्वल होता है ए बी कॉज थीटा के। तो अगर आप अब ये वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा फिर 90 डिग्री होगा। जब आप थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे तो कॉज 90 ज़ीरो हो जाएगा। तो ए बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब दो वेक्टर्स जो हैं ये परपेंडिकुलर होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू 0, अगर उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, तो पहले का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है इसका कि ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नॉन नेगेटिव। ए, आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू? ए की जो नॉन नेगेटिव। इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आई प्लस ए प्लस 1 जे ए प्लस 2 के इक्वल टू 3। वो आपको बता रहा है कि ये जो वेक्टर है ए आई प्लस ए प्लस 1 इंटू जे प्लस 2 के, इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये 3 की इक्वल है। आपने बताना है कि ए की जो नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये जो मैग्नीट्यूड है, आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लें। तो ये उसकी मैग्नीट्यूड जो है ये 3 की इक्वल है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल आएगी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आयथ कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे प्लस जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे प्लस केथ कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगी मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब यानी ये आयथ कंपोनेंट इसका ए है तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जेथ कंपोनेंट ए प्लस 1 है तो ए प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। केथ कंपोनेंट 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट को किसके इक्वल रख लेना है, 3 के। अब स्क्वायर रूट है, अब पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर है इनका स्क्वायर ओपन कर लें। ए का स्क्वायर आएगा प्लस ए 1 प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा इक्वल 3। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी जो नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी ए की वो आपके पास आ जाएगी 1। ये वैल्यू इसकी आएगी, इसकी 1 वैल्यू आएगी नॉन नेगेटिव वैल्यू। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके एक नेगेटिव इसको वैल्यू आएगी, वो नेगेटिव वैल्यू आपने नहीं लेनी है, आपने नॉन नेगेटिव वैल्यू लेनी है। वो नॉन नेगेटिव वैल्यू जो इसकी वो 1 आएगी, जिसका ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4 फाइंड वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4। आपने ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 4 हो और पैरेलल टू वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 6 की। अच्छा, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आपने वेक्टर फाइंड करना हो, कहा जाए कि वेक्टर फाइंड करें जिसकी फलां मैग्नीट्यूड है, और आपको एक वेक्टर दे दिया जाता है कि वो वेक्टर जो है इसके पैरेलल हो, तो आप क्या करें, जो वेक्टर आपको दिया हुआ है ना उसका आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। जब आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, अब ये जो यूनिट वेक्टर होगा
वो उस वेक्टर के पैरेलल होगा, लेकिन उस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, आपको पता है यूनिट वेक्टर होता ही वही है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो जो यूनिट वेक्टर होगा ना इस वेक्टर का, वो इसके पैरेलल होगा। अच्छा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड होगी कितनी होगी, 1 होगी। अब उसकी मैग्नीट्यूड 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, उस यूनिट वेक्टर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उस यूनिट वेक्टर को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड जब 4 हो जाएगी, तो आपके पास वेक्टर आ जाएगा जो इस वेक्टर के पैरेलल और उसकी मैग्नीट्यूड 4। चलें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो आपको दिया हुआ है, अब वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। अब वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होती है वो ith कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस jth कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस kth कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ith कंपोनेंट 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, jth कंपोनेंट -3 है तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा, kth कंपोनेंट 6 है तो +6 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, अब जब इसको आप हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, -3 का स्क्वायर जो है वो 9 बनेगा, 4 9 + 13 हो गए, और 6 का स्क्वायर 36, तो ये 49 का स्क्वायर रूट बनेगा। तो 49 का स्क्वायर रूट जो वो 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड आ गई 7। तो ये जो वेक्टर दिया हुआ है आपके पास, इस वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड आई है वो 7 आ गई है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, इसका यूनिट वेक्टर बनेगा 2i - 3j + 6k बटा इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 7 है। तो ये 2i - 3j + 6k, आप इसका बटा 7 है, अब सबका बटा अलग-अलग कर दें तो ये बन जाएगा 2/7i - 3/7j + 6/7k। तो अगर आप उनको ब्रैकेट में लिखना चाहें तो आप इसको लिखेंगे जब, तो ये बन जाएगा 2/7 -3/7 6/7। अच्छा, अब ये वेक्टर आपके पास आ गया, ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर इसके पैरेलल होगा, लेकिन इसकी यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1 होगी। अब इसकी मैग्नीट्यूड 4 कैसे बनाएं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर कंपोनेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/7, दूसरे को करेंगे तो -12/7, तीसरे को करेंगे तो 24/7। तो इसका फिर आंसर कौन सा बनेगा, इसका जो आंसर है वो बनेगा सी ऑप्शन, ये वाला इसका आंसर बनेगा। ये वेक्टर ऐसा होगा जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है और इस वेक्टर के पैरेलल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको कहता है कि इफ़ u जो है वो 2i + 3j + 4k है, v जो है वो -i + 3j - k है, और w जो है वो i + 6j + zk है। कहता है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z, तो z की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, वेक्टर्स जो है, 3 वेक्टर्स ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कब करते हैं, जब उन 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर का सम जो है वो तीसरे वेक्टर के सम के बराबर हो। उनमें से 2 वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के सम के अगर बराबर हो, फिर वो जो वेक्टर्स होते हैं वो ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, अब ये वेक्टर u और v है, इनका सम जो है ये w के बराबर आ सकता है। अब ये देखना है कि इनका सम w के बराबर कब आ सकता है, ये देखें पहले। अब देखें u का ith कंपोनेंट 2 है
वी जो वी है उसका ith कंपोनेंट जो है वो -1 है, तो 2 प्लस -1 क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये W का ith कंपोनेंट भी 1 है, तो मतलब वो W का ith कंपोनेंट बन गया। अच्छा, अब U का jth कंपोनेंट जो है वो 3 है और V का jth कंपोनेंट भी 3 है, 3 + 3 6 बनेगा। तो W का jth कंपोनेंट जो 6 है, तो इसका मतलब U के jth कंपोनेंट और V के jth कंपोनेंट को जमा करें तो W का jth कंपोनेंट बन जाता है। चलें, तो U और V के ith कंपोनेंट्स को जमा किया तो W का ith कंपोनेंट बन गया, और U और V के jth कंपोनेंट को जमा किया तो W का jth कंपोनेंट बन गया। अब U और V के kth कंपोनेंट को भी ऐड करें और W का अगर kth कंपोनेंट बन जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि U और V को जमा करने से W बन रहा है। तो U और V को जमा करने से अगर W बन रहा है तो ये जो वेक्टर्स हैं ये ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं, उसने कह दिया है कि रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर लाजमी तौर पर U और V के जो kth कंपोनेंट है इनका जो सम है वो ये W के kth कंपोनेंट के बराबर आना चाहिए। अच्छा, तो अब अगर U का kth कंपोनेंट लें तो वो क्या है, 4 है। V का kth कंपोनेंट -1 है, 4 + -1 जो है वो 3 आएगा। तो इसका मतलब W का जो kth कंपोनेंट है वो भी 3 आना चाहिए। तो W का kth कंपोनेंट क्या है, Z है, तो इसका मतलब जो Z है वो 3 के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है I.I, ये किसके इक्वल होता है आपको पता है, I.I, J.J, K.K ये 1 के इक्वल होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, ये इसका ऑप्शन J.K। अच्छा, अब अगर सेम यूनिट वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो तो 1 आता है, यानी I.I 1, J.J, I जो है ये 1 के इक्वल होगा, J.J ये भी 1 के इक्वल होगा, K.K ये भी 1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट का लेते हैं डॉट, यानी I.J या J.K या K.I ले लेते हैं तो ये सब जो हैं ये 0 के इक्वल होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0 बनेगा, ये ए ऑप्शन है इसका। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी ए डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर। ये जो एंगल है ये वेक्टर के ये डायरेक्शन वेक्टर का बन सकते हैं। अब अगर आपके पास 3 एंगल हों, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ये वेक्टर के डायरेक्शन एंगल कहलाएंगे। जिन आपके पास वेक्टर है ना, फर्स्ट वेक्टर है आपके पास स्पेस में, तो फर्ज करें वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा जाविया बनाता है, वाई एक्सिस के साथ जो है वो बीटा बनाता है, जेड एक्सिस के साथ गैमा बनाता है। तो ये अल्फ़ा, बीटा, गैमा ये जो हैं ये डायरेक्शन एंगल कहलाएंगे। अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मालूम कर लें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जमा कॉस स्क्वायर बीटा जमा कॉस स्क्वायर गैमा, ये अगर 1 के इक्वल आ जाए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जमा कॉस स्क्वायर बीटा जमा कॉस स्क्वायर गैमा, अगर ये 1 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो है ये डायरेक्शन एंगल है। अब क्या करें, अब ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, हर ऑप्शन के लिए आप ये मालूम करते जाएं, यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जमा एक एंगल को अल्फ़ा रख लें, दूसरे को बीटा, तीसरे को गैमा। तो पहले ए में आप कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जमा कॉस स्क्वायर बीटा जमा कॉस स्क्वायर गैमा जो है ये मालूम कर लें। अगर 1 के इक्वल आ जाता है तो ये डायरेक्शन एंगल होंगे, अगर नहीं आता 1 के इक्वल तो नहीं होंगे। बीटा में रख के मालूम कर लें, फिर बी में रख के मालूम कर लें, फिर सी में रख के मालूम कर लें। तो जब आप सी में रखेंगे तो सी में आप जब रखेंगे इसको मालूम करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जमा
कॉस स्क्वायर बीटा जमा कॉस स्क्वायर गैमा, तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि कॉस 40 डिग्री जो है वो आ जाएगा आपके पास 1/√2, जब स्क्वायर लेंगे तो वो 1/2 बन जाएगा प्लस। अब आगे कॉस 60 जो है वो 1/2 बनेगा, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो 1/4, नेक्स्ट भी 1/4, तो ये बनेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए ये 45 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री ये जो हैं ये डायरेक्शन एंगल होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, फाइंड पी क्यू इफ़ पी आपके पास है 2,1,5 और क्यू आपके पास है 1,3,1। अच्छा, अगर आपके पास इसकी तरह पी और क्यू दिए हों, आपने पी क्यू मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे? सिंपल है, आप क्यू में से पी क्यू मालूम करना है तो पी क्यू जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा क्यू माइनस पी के, यानी क्यू में से आप पी को माइनस कर दें तो आपके पास पी क्यू आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? पहले कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट में से दूसरा कंपोनेंट और तीसरे कंपोनेंट में से तीसरा कंपोनेंट माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। मतलब कि जो पी क्यू है ये आपके पास इक्वल आ जाएगा क्यू माइनस पी। तो मालूम करें, क्यू का पहला कंपोनेंट 1, पी का पहला कंपोनेंट 2, तो 1 - 2 -1, फिर 3 - 1 2, तो -1 2 बन गया, फिर 1 - 5 -4 आ जाएगा। तो ये डी इसका ऑप्शन बनेगा, यानी पी क्यू जो है ये इक्वल होगा क्यू माइनस पी, जो कि आपके पास आ जाएगा डी ऑप्शन में, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इफ़ u इज़ इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, v इज़ इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 2k, देन आज बताएं कि u प्लस 2v जो होगा ये किसके इक्वल होगा। क्या करना है, अब v को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2v आ जाएगा, उसको आप u में ऐड कर लें तो आपके पास u प्लस 2v आ जाएगा। तो v को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ith कंपोनेंट 8 हो जाएगा, जेथ कंपोनेंट 12 हो जाएगा और केथ कंपोनेंट जो है ये 4 हो जाएगा। तो ऐड करें आप तो ये आपके पास आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास 10 15 5 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है ये बी है। तो ये बिल्कुल ईजी, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा अगर उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। तो इसका जो ऑप्शन है वो ई ऑप्शन। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अब आपको पता है ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी ये बराबर होता है ए बी कोस थीटा के, सॉरी ए डॉट बी जो है ये इक्वल होता है ए बी कोस थीटा। अब अगर आप बी को इधर रहने, बी कोस थीटा को इधर ही रहने दें, ये जो ए है, अच्छा ये ए बी क्या है, ये लिखो ना ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, ए जो है वो ए की वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और बी जो है वो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। अब अगर यहाँ से बी कोस थीटा निकाल लें तो ये इक्वल आ जाएगा ए डॉट बी बटा ए। तो ये जो बी कोस थीटा है ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है किसका, बी का, बी कोस थीटा जो है ये प्रोजेक्शन है बी का, किसके लॉन्ग, ए के लॉन्ग। तो मतलब ए डॉट बी ओवर ए जो होता है ये प्रोजेक्शन होता है बी वेक्टर का ए के लॉन्ग। इसी तरह अगर आप ए कोस थीटा मालूम कर लें तो ए कोस थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास ए डॉट बी ओवर बी। तो ये किसका प्रोजेक्शन होगा, ये ए वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा किसके लॉन्ग, बी के लॉन्ग। तो इस तरह आप इस फार्मूले से ए का प्रोजेक्शन बी के लॉन्ग या बी का प्रोजेक्शन ए के लॉन्ग मालूम कर सकते। अब उसने कहा है कि बी का प्रोजेक्शन जो है वो ए के लॉन्ग क्या होगा,
तो वो होगा बी का प्रोजेक्शन ए के अलॉन्ग, मतलब बी कोस थीटा ये बराबर होगा ए डॉट बी ओवर ए के। तो ए डॉट बी ओवर ए यानी इसका पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 12 है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर यू वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अलॉन्ग आई। आई को समझें कि ये वेक्टर वी है। वैसे भी आप वह ना भी समझे इस तरह आई ही रख लें। देखें यू वेक्टर का अपने प्रोजेक्शन मालूम करना है आई के अलॉन्ग, तो यू वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होगा, यू कोस थीटा, ये किसके इक्वल होगा। अब वहाँ पे ए डॉट बी थे, यहाँ पे यू और आई है, तो किसके इक्वल होगा, यू डॉट आई ओवर आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, यानी वहाँ पे ए डॉट बी ओवर ए होता है ना, तो ए क्या होता है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है। अच्छा, अब पहले यू डॉट आई मालूम कर लें। यू डॉट आई जब आप मालूम करेंगे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं, ith कंपोनेंट को ith कंपोनेंट से ज़रब देते हैं, जमा jth कंपोनेंट को jth कंपोनेंट से, जमा kth कंपोनेंट को kth कंपोनेंट से ज़रब देते हैं। तो आई वेक्टर का तो सिर्फ ith वेक्टर ही है, jth कंपोनेंट भी ज़ीरो है, kth कंपोनेंट भी ज़ीरो है। तो ith कंपोनेंट का तो आप जब यू डॉट आई मालूम करेंगे तो यू वेक्टर का ith कंपोनेंट ए है और आई वेक्टर का जो ith कंपोनेंट है वो 1 है, तो ए को 1 से ज़राब देंगे तो ए। नेक्स्ट जेथ आई वेक्टर का जो जेथ कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो ही आ जाएगा ज़राब देने से। अगला केथ कंपोनेंट भी ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो यू डॉट ए जो है वो यू डॉट आई जो है वो ए आ जाएगा। तो वैसे भी आप ये याद रख लें, यू डॉट आई अगर यू वेक्टर है, आप उसका आई के साथ आप लेते हैं दूसरा डॉट, तो यू डॉट आई जो है वो एक इक्वल होगा, यू डॉट जे जो है उसके जेथ कंपोनेंट के इक्वल होगा यू वेक्टर के, और यू डॉट के जो है वो यू के केथ कंपोनेंट के इक्वल होगा। यानी आई के साथ डॉट लेंगे तो यू का आई कंपोनेंट आ जाएगा, जे के साथ कम लेंगे डॉट तो यू का जेथ कंपोनेंट आ जाएगा, और के साथ डॉट लेंगे तो यू का केथ कंपोनेंट आ जाएगा। चलें, ये ए आ गया। और आई वेक्टर क्या है, आई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी। तो यू डॉट आई और आई का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए ओवर 1, तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका मतलब जो यू का प्रोजेक्शन है ए के अलॉन्ग वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर है वो पहला आंसर है, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 2i प्लस 3j प्लस के 2i माइनस जे माइनस के, ये दो वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स के दरमियान आपने बताना है कि एंगल कितना होगा। अब आपको पता है, अब ये जो वेक्टर इसको आप ए वेक्टर रख लें, ये इसको बी वेक्टर रख लें। आपको पता है कॉस थीटा ए डॉट बी जो है, ये ए डॉट बी जो है ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। अगर आप यहाँ से कॉस थीटा निकाल लें तो वो आ जाएगा ए डॉट बी ओवर ए बी मतलब ए जो है वो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, बी जो है वो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। अच्छा, अब पर क्या करें, आप पहले ए डॉट बी मालूम कर लें। ए डॉट बी जो अब हम मालूम करेंगे तो जब ए डॉट बी मालूम आप करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा, ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो को जब ए बी पे तकसीम करेंगे तो वो ज़ीरो बन जाएगा, मतलब कोस थीटा जो है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब कोस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा जो है आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, पाई ओवर 2 आ जाएगा। वैसे भी जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, तो आपको वहीं से समझ आना चाहिए, क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ रहा है। तो दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब उनके दरमियान 90 डिग्री का जाविया बनता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा,
यानी ज़ाविया जो बनेगा वो π/2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, इफ़ द वेक्टर्स 2ai प्लस जे माइनस के और वेक्टर i प्लस aj प्लस 4k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ ए। अब ये दो वेक्टर्स हैं, ये परपेंडिकुलर हैं। अब आपको पता है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। अब क्या करें, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेकर ज़ीरो के इक्वल रखें तो वहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, पहले वेक्टर के ith कंपोनेंट का दूसरे वेक्टर के ith कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले का ith कंपोनेंट 2a है, दूसरे का ith कंपोनेंट 1 है, दोनों को ज़राब देंगे तो 2a आ जाएगा जमा। अब दोनों के jth कंपोनेंट को ज़राब दें, पहले का jth कंपोनेंट 1 है, दूसरे का a है, तो ज़राब देंगे तो a आ जाएगा। अब kth कंपोनेंट को ज़राब दें, पहले का kth कंपोनेंट -1 है, अब -1 है और दूसरे का 4 है, ज़राब देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसको किसका इक्वल रखेंगे, ज़ीरो के इक्वल। क्यों रखेंगे भाई, क्योंकि भाई दोनों वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए इनके डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल होगा। अब ये 2a प्लस a 3a बन जाएगा, 3a माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। यानी इसका जो आंसर बनेगा वो डी आंसर बनेगा, ये आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट जो है पूछता है आपसे कि k.i किसके इक्वल होगा। अच्छा, इसके लिए आप ये याद रख लें, साइकिल ये याद रख लें, ये i है, ये j है और ये k है। अच्छा, अब i का जब j के साथ क्रॉस लेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा k का जब i के साथ क्रॉस लेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा j, इस j का जब k के साथ क्रॉस लेंगे नेक्स्ट आ जाएगा i। अब अगर ये आप उल्टा चलना शुरू कर देंगे, यानी आप उल्टा चलना शुरू कर दें कि i का k के साथ डॉट लें, तो जब उल्टा चलेंगे तो पहले के डॉट के क्रॉस क्रॉस यहाँ पे ए क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होगा और जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल होगा और के क्रॉस आई जो है ये जे के इक्वल होगा। अब अगर उल्टा चलना शुरू कर दें कि ए क्रॉस, आप कहें नहीं भाई के क्रॉस आई नहीं मालूम करना, मैंने आई क्रॉस के मालूम करना है। जब आप उल्टा चलेंगे ना फिर साथ माइनस आएगा, मतलब आई क्रॉस के जो है ये माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे जो है ये माइनस आई के इक्वल आएगा और जे क्रॉस आई जो है ये माइनस के इक्वल आएगा। तो यानी आप उल्टा चलेंगे तो साथ क्या आ जाएगी, माइनस आएगी। तो के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, जे के इक्वल होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 16 है, इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, अगर ए और बी जो हैं तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं तो फिर क्या होगा, ए क्रॉस बी जो है ये किसके इक्वल होगा। अब आपको पता है ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी जो है ये बराबर होता है ए बी साइन थीटा और साथ यूनिट वेक्टर होता है एन। अच्छा, अब क्योंकि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इनके दरमियान ज़ाविया जो है थीटा जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो जब थीटा की जगह यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है ए आंसर बनेगा, पहला आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स आपके पास है 3i माइनस जे, 3i माइनस जे, ये आपके पास फोर्स है 3i माइनस जे। ये फोर्स है आपके पास। अच्छा, वो क्या करता है, फोर्स जो है ये मूव, द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स 3i माइनस जे मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2,1 टू द पॉइंट 6,3।
ये जो फोर्स है ये फर्ज कर ये पॉइंट ए है, ये पहला पॉइंट ए पॉइंट है और दूसरा ये बी पॉइंट है। तो ये फोर्स इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लगाई जाती है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लगाई जाती है। अब आपने बताना है कि ये जो फोर्स जब लगाई गई है इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, तो वर्क कितना हुआ है, वर्क कितना डन हुआ है। अब वर्क जो होता है ना वो बराबर होता है एफ डॉट डी के। एफ डॉट डी के। अब डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अब एफ़ तो आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो एफ़ और डी का डॉट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो आपके पास वर्क आ जाएगा। अब डी कैसे मालूम करें, अब डी जो होगा वो इक्वल होगा, फर्ज करें ये पॉइंट ए है वो पॉइंट बी है, तो आपका जो डी होगा वो इक्वल होगा बी माइनस ए के। तो बी आपके पास 6,3, वैसे ओ भी होता है ये कि क्योंकि आप क्या मालूम करना है, अपने पॉइंट ए से बी जाना है तो मतलब आपने ए भी मालूम करना है, तो जी जो डी होगा ना आपका वो ए बी होगा। तो ए बी जो है वो इक्वल होगा ओ बी माइनस ओ ए के। तो ओ बी के जो कंपोनेंट्स है वही कंपोनेंट्स होंगे जो बी पॉइंट के कंपोनेंट्स होंगे, या आप कह लें कि इसके जो वर्टिसेस होंगे। और इसी तरह एक जो ओ ए होगा वेक्टर, ओ ए के कंपोनेंट्स वही होंगे जो ए वेक्टर के वर्टिसेस होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। तो इसलिए ओ बी माइनस ओ ए लिखने के बजाय आप डायरेक्ट इसी तरह ही लिख लें बी माइनस ए। तो अब बी में से ए माइनस कर लें, तो पहले कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट और दूसरे में से दूसरा, तो 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 2 आ जाए। ये आपके पास है, यानी आइथ कंपोनेंट 4 है और जेथ कंपोनेंट 2 है। अब एफ डॉट डी मालूम कर लें, आइथ कंपोनेंट को आइथ कंपोनेंट से ज़रब देंगे और जमा जेथ कंपोनेंट को जेथ से। तो ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, जमा 2 को -1 से ज़रब करेंगे -2, तो ये 10 आ जाएगा। तो जो वर्क डालना है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 10 आंसर है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 18 है। उसमें कहता है कि एक वेक्टर है आई माइनस जे, एक वेक्टर है जे माइनस के, तीसरा वेक्टर है के माइनस जे के। आपने क्या करना है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करना है, ठीक है ना। आ डॉट हो और क्रॉस हो, 3 वेक्टर्स हों जिन्हें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, आपके पास 3 वेक्टर्स, तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, उनका आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करना है, तो वो कैसे मालूम करते हैं, वो आप पहले वेक्टर के कंपोनेंट लिख लेते हैं, उनकी एक रो बना लेते हैं, दूसरा वेक्टर के कंपोनेंट्स लेकर दूसरी रो बना लेते हैं, तीसरा वेक्टर के कंपोनेंट लेकर तीसरी रो बना लेते हैं। तो वो जो मैट्रिक्स बनता है उसकी आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, तो वो जो मैग्नीट्यूड आती है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप ये देखें तो पहले वेक्टर आई माइनस जे है, इसके अगर आप कंपोनेंट लिखें, आई कंपोनेंट इसका 1 है, जेथ कंपोनेंट इसका -1 है, केथ कंपोनेंट 0 है। नेक्स्ट वेक्टर जे माइनस के, आयथ कंपोनेंट नहीं दिया हुआ तो वो 0 है, जेथ कंपोनेंट 1 है, केथ कंपोनेंट -1। आगे के माइनस जे है तो आयथ कंपोनेंट 0 है, जेथ कंपोनेंट -1 है और केथ कंपोनेंट 1 है। इसका आप डिटर्मिनेंट मालूम कर लें, जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। तो आप जब डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट जे डॉट के, जे डॉट के क्रॉस आई जो है ये किसके इक्वल होगा। अब देखें आप, जे डॉट के किसके इक्वल होगा, जे डॉट के ये किसके इक्वल होगा, या आप सॉरी मालूम कर लें, आप जे डॉट के मालूम या ना करें, पहले आप मालूम कर लें के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जो है ये जे के इक्वल होगा। तो ये जे डॉट जे बन जाएगा, जे डॉट जे जो है ये किसके इक्वल होगा, 1 के। तो इसका जो आंसर है ये 1 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20।
अच्छा, ये जो इस तरह का लिखा हो ना आपके पास, ये जिस तरह फर्ज कर ये लिखा है, मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है, आगे बी लिखा है, आगे सी लिखा है, तो ये पता क्या है, ये वेक्टर्स ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आप इसको इस तरह बॉक्स में भी लिख सकते हैं के बजाय इसके आप ए डॉट बी क्रॉस सी लिखे, या इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह का लिखा हो तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होता है। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आ जाए तो वो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। वो क्यों ज़ीरो के इक्वल होता है? क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप कैसे मालूम करते हैं? आप पहले वेक्टर का कंपोनेंट लेकर एक रो बनाते हैं, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट लेकर एक रो बनाते हैं, तीसरा का वेक्टर उसके कंपोनेंट लेकर तीसरी रो बनाते हैं, फिर उसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। और आपको पता है डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम इक्वल आ जाए तो वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स एक जैसे आ जाते हैं तो वो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर है, यानी ये ज़ीरो के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो के इक्वल है और डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो के इक्वल है। तो ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है कि दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो के इक्वल आ जाए और इनका डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो के इक्वल आ जाए? पहला ऑप्शन पहले देख लें, ए एंड बी आर पैरेलल। अच्छा, अब अगर ए एंड बी पैरेलल हैं तो इनके दरम्यान एंगल थीटा जो होगा वो ज़ीरो होगा। अब अगर जब थीटा ज़ीरो होगा तो ए क्रॉस बी, क्योंकि साइन थीटा के इक्वल होता है तो साइन ज़ीरो, तो वो क्रॉस बी भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी तो ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन ए डॉट बी जो है वो ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है, तो कोस ज़ीरो जो है वन होगा, वो तो ए बी आएगा, वो तो ज़ीरो नहीं आएगा। इसका मतलब पहला आंसर तो नहीं आ सकता। इस तरह चाहे दूसरा भी नहीं आ सकता। इसका जो आंसर बनता है वो सी आंसर बनता है, या इनमें से ए ज़ीरो हो या इनमें से बी ज़ीरो हो, इनमें से कम अज़ कम एक वेक्टर जो है वो ज़ीरो हो, तब ही पॉसिबल है कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों जो है वो एट अ टाइम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। अगर दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो फिर भी ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों एट अ टाइम ज़ीरो के इक्वल आ जाए, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। दोनों ज़ीरो किस वक्त हो सकते हैं? जब दोनों वेक्टर में से कम अज़ कम एक वेक्टर जो है वो ज़ीरो हो। इफ़ एंड क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ ए एंड बी आर अपोजिट डायरेक्टेड। अपोजिट डायरेक्टेड मतलब ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है तो इनके दरम्यान जो थीटा होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आपसे पूछता है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्टेड हो तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? अब ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए डॉट बी जो है इक्वल होता है ए बी कोस थीटा के। तो थीटा कितना है? 180। तो कोस थी 180 कितना होता है? -1। तो कोस थीटा की जगह जब -1 लिखेंगे तो ये माइनस ए बी आ जाएगा। तो कौन सा आंसर बनेगा इसका? बी ऑप्शन बनेगा इसका, ये माइनस ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 है। अच्छा, तो इसमें कहता है आई डॉट के किसके इक्वल होगा? तो आई डॉट के जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अच्छा, ये ज़ीरो के इक्वल क्यों आता है? क्योंकि जो आई यूनिट वेक्टर है इसके कंपोनेंट होते हैं 1 0 0, और केथ जो होता है यूनिट वेक्टर इसके कंपोनेंट होते हैं 0 0 1। तो जब दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ज़ीरो आ जाता है। तो इसलिए आप ये याद रख लें कि दो मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। अगर दो सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं, यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो वन आता है, यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये वन के इक्वल होता है। लेकिन अगर डिफरेंट का डॉट लेंगे, यानी आई डॉट जे या जे डॉट आई या के डॉट आई, तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इफ़ ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्टेड। सेम डायरेक्टेड मतलब पैरेलल है, मतलब इनका दरम्यान जो थीटा है वो ज़ीरो है। तो ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है। कोस ज़ीरो ज़ीरो, कोस ज़ीरो वन होगा, तो कोस ज़ीरो की जगह जब वन पुट करेंगे तो वहाँ पे वन ए बी आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो ए बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द वर्क डन बाई अ फोर्स एफ थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट डी।
अगर आपने वर्क डन मालूम करना है बाय द फोर्स थ्रो डिस्प्लेसमेंट डी, तो वो किसका इक्वल होगा? तो वर्क डन जो है वो इक्वल होता है एफ डॉट डी के। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा इसका। तीसरा है कांस्टेंट फोर्स एफ acting on a body displaced from A to B, the work done by F is equal to। अभी आपको बताया है कि F वर्क डन जो है वह बराबर होता है वर्क डन जो है ये बराबर होता है F डॉट डी के। अब यहाँ पे F डॉट जो है डॉट यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिए हुए ए बी, यानी वो फोर्स जो है पॉइंट ए से बी लगाई जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने डी मालूम करना तो वो किसके इक्वल होगा? डी जो है वो ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो ए पॉइंट से बी तक लगाई जाती है। तो यहाँ पे जो डी है जो आपका वो ए बी है, यानी ए बी के दरमियान फासला होगा वो आपका डी होगा। तो क्या बन जाएगा फिर? वर्क एफ डॉट ए बी। तो यानी इसका आंसर जो है वो ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ए यूनिट वेक्टर इज वेक्टर। ए यूनिट ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1 होती है। इसका जो आंसर है वो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ के डॉट आई के डॉट जे। ये क्या है? ये आप अभी आपको बताया गया इस तरह अगर लिख देता है उसके दोनों साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता है, इसका मतलब भैया इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपने ये इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करना है। तो अभी ये कर सकते हैं। आई जो के जो है ये इसके कंपोनेंट होंगे 0 0 1, आई के 1 0 0 और जे के 0 0 1। तो इनका आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लें। तो इनका जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो ये दरअसल आपको कह रहा है कि के डॉट आई क्रॉस जे ये आप मालूम करें। तो आई क्रॉस जे जो है किसके इक्वल होगा? के इक्वल होगा। तो के डॉट के 1। तो इस तरह भी आप मालूम कर सकते हैं कि ये कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो बी आंसर। नेक्स्ट जो है वो कहता है ए डॉट बी क्या होती है? ए डॉट बी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी होती है और ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी। और नेक्स्ट जो है 30 जो है उसमें भी वही पूछ रहा है कि ए डॉट बी जो है ये क्या ऑप्शन होगा? ये स्केलर क्वांटिटी। अगर आप यहाँ पे क्रॉस लगा लेते हैं दरम्यान में तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और 31 में पूछता है आपसे क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसमें आपसे वो पूछ रहा है कि स्केलर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, टेम्परेचर। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? टेम्परेचर है। इसका तो आंसर जो आएगा डी आंसर आएगा। नेक्स्ट 32 जो है वो आपसे पूछ रहा है कि द वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको पता है स्केलर है, टेम्परेचर ये भी स्केलर है, एनर्जी ये भी स्केलर है, एंगुलर एक्सेलरेशन ये एंगुलर जो एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सेस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा है? ये है। एक्स एक्स के अलॉन्ग आई, वाई के अलॉन्ग जे और के जेड के अलॉन्ग के। नेक्स्ट 34, इफ़ वी इज़ अ वेक्टर फॉर विच वी डॉट आई बी 0 के इक्वल है, वी डॉट जे भी 0 के इक्वल है, वी डॉट के 0 के इक्वल, देन वैल्यू ऑफ। ये कब पॉसिबल है कि आप कोई वेक्टर है आपका उसके साथ आई के साथ भी डॉट लेने से 0 आ रहा है, जे के साथ भी 0 डॉट लेने से 0 आ रहा है, के साथ 0 और के साथ डॉट लेने से भी 0 आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल? अब आपको पता है आई का जब वेक्टर वी के साथ आप डॉट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो वी का ith कंपोनेंट आएगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये 0 आ रहा है, मतलब उसका ith कंपोनेंट 0 है। अब जब वी का आप जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वी का जेथ कंपोनेंट आता है।
और यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब v का jth कंपोनेंट भी 0 है। इस तरह v का जब k के साथ डॉट लेते हैं तो v का kth कंपोनेंट आता है। अब यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब v का kth कंपोनेंट 0 है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो वेक्टर v है इसका i कंपोनेंट भी 0 है, j कंपोनेंट भी 0 है, k कंपोनेंट भी 0 है। तो इसका मतलब जो वेक्टर है v है ये 0 वेक्टर है। तो इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। इफ वेक्टर ए जो है वो है 2, i-1 और वेक्टर बी जो है 1, 1, -1, 1 है। तो ए क्रॉस बी कैसे होगा। अब वेक्टर्स आपके पास अगर दो हों, उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना, तो कैसे मालूम करते हैं। आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के लिखते हैं, नीचे रो बनाते हैं ए वेक्टर की, यानी ए क्रॉस बी मालूम करना है तो पहले ए आएगा। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या हैं, 2, 1, -1। जे कंपोनेंट उसके जे बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो 1, -1, 1। इसका आप मालूम कर लें डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो आएगा वो आपके पास जो है वो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा। तो ये डिटर्मिनेंट जो है ये आपने मालूम करना है, ये आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0, -3, -3। इसका जो मतलब जो आंसर है वो सी आंसर आएगा इसका। ये आप डिटर्मिनेंट ओपन करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है 36। ए वेक्टर है i+j, बी वेक्टर है i-j। तो इसका भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मालूम करना है। तो उसी तरह ऊपर i-j-k लिख लें, नीचे ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखें। आई कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट 1 है, के कंपोनेंट 0 होगा। और बी वेक्टर आई कंपोनेंट 1 है और जे कंपोनेंट -1 है, के कंपोनेंट 0 है। तो इसका आपने डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है। डिटर्मिनेंट मालूम करने से आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, इसका जो आंसर आएगा वो 0, 0, यानी 0i जमा 0j -2k आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो -2k आएगा, यानी सी आंसर आएगा इसका। ये आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट 37। यूनिट वेक्टर कंटेनिंग ए एंड बी। आपने वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी को कंटेन करता हो, यानी उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो वेक्टर ए और बी को कंटेन करता हो। आपको पता है जो ए क्रॉस बी होता है यह ऐसा वेक्टर है जो ए और बी के ए और बी को कंटेन करता है। तो अगर आप ये वेक्टर मालूम कर लें ए क्रॉस बी वेक्टर, और फिर इसका यूनिट वेक्टर मालूम कर लें, तो आपके पास वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो ए और बी को क्या करता होगा, कंटेन करता होगा। तो आप पहले ए क्रॉस बी मालूम कर लें। जब आपके पास ए क्रॉस बी आ जाए, ठीक है, ए क्रॉस बी उसी तरह आप मालूम करेंगे जिस तरह भी आपको बताया है कि आप ऊपर i-j-k लिखेंगे, फिर ए वेक्टर के कंपोनेंट, फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट, इसको डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो हल करेंगे तो आपके पास ए क्रॉस बी आ जाए। अच्छा, अब जब ए क्रॉस बी आ जाए, अब इस वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर मालूम करना है। वो यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करेंगे, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करते हैं, वेक्टर को उसके वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे तकसीम कर दें तो आपके पास जो है वो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर तो आपके पास आ गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर लेनी है। इसी में की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, इसके आई कंपोनेंट का स्क्वायर जमा जे कंपोनेंट का स्क्वायर जमा के कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। जब इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी तो ए क्रॉस बी वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड पे तकसीम कर देंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो वो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो ए और बी को क्या करता होगा, कंटेन करता होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो बी आंसर आएगा इसका, यानी 1/7 × 3, -2, 6। तो इसको आपने हल करना है।
द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड फॉर विच। अब अगर आपको 3 वेक्टर्स दिए हों, ए यू वेक्टर है, वी का वेक्टर है, और के वेक्टर है और डब्ल्यू वेक्टर है, आपने मालूम करना है वॉल्यूम मालूम करना है आपने पैरेलल पाइप्ड का। तो वो आप कैसे मालूम करेंगे? तो अगर आपको 3 वेक्टर्स दिए होते हैं, आपको कहा जाता है कि आप इन वेक्टर्स के लिए इन वेक्टर्स के वॉल्यूम मालूम करें पैरेलल पाइप्ड का। तो इसका साथ सिंपल ये तरीका है कि आप उन 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लें, और अगर उन 3 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जो भी आएगा वो आपका वॉल्यूम होगा पैरेलल पाइप्ड का। तो ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, इन 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करें। उसके लिए आसान तरीका है कि आप पहला वेक्टर देखा यू, उसका आई कंपोनेंट 3 है, जे कंपोनेंट ज़ीरो है 2, और के कंपोनेंट 2 है। दूसरा वेक्टर भी उसका आई कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट 2 है, और इसका जो के कंपोनेंट है वो 1। और नेक्स्ट जो है डब्ल्यू वेक्टर, उसका आई कंपोनेंट 0, जे कंपोनेंट -1 और के कंपोनेंट 4। तो ये डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लें। ये डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करेंगे तो आंसर जो है वो 25 आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है वो 25 आएगा। अच्छा, ये बात आप ये याद रख लें, ये तो आपको उसने वेक्टर्स बना के दे दिए हैं, तो आप इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लिया, ठीक है। और जो जवाब आया वो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब फर्ज करें आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे देता है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। अब ये पॉइंट्स उसने दिए हैं, तो आपको कहता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप मालूम करें, तो आपने पहले वेक्टर बनाने हैं। तो क्या करेंगे आप, पहले ए बी वेक्टर मालूम कर लेंगे, ठीक है। बी ए सी वेक्टर मालूम कर लेंगे। ए बी कैसे मालूम करेंगे, तो ए बी इक्वल होगा ओ बी माइनस ओ ए, मतलब बी के पॉइंट में से ए के पॉइंट सामने कंपोनेंट्स जो है वो माइनस कर लेने। ए सी इक्वल होगा ओ सी माइनस ए सी जो है ये इक्वल होगा ओ सी माइनस ओ ए के, मतलब सी के कंपोनेंट में से आपने ए के कंपोनेंट्स माइनस कर लेने। और इसी तरह ए डी भी आप मालूम कर लेंगे। जब ये 3 वेक्टर बन जाएंगे, इन 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बन जाएगा। अच्छा हाँ, अगर आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कह सकता है कि आप चेक करें कि ये जो वेक्टर्स हैं ये कोप्लानर हैं या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे आप, उसके लिए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप मालूम करेंगे। अगर अब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है वो 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे जो वेक्टर्स हैं ये एक ही प्लेन में है, मतलब ये कोप्लानर है। तो आप इस तरह आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये वेक्टर जो है कोप्लानर हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 39 है। वैल्यू ऑफ 2i प्लस 2i ज़रब 2j डॉट के जो है ये किसके इक्वल होगा। पहले 2i ज़रब 2j मालूम कर लें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और i डॉट i ज़रब j जो है ये क्या बन जाएगा, i ज़रब j जो है ये बन जाएगा के, तो मतलब ये बन जाएगा i ज़रब j के बनेगा ना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, और i को आप j से ज़रब देंगे तो वो के बन जाएगा। i ज़रब j जो है के की इक्वल होता है। और आगे डॉट के है, ये 4 वैसे ही आ जाएगा, के डॉट के 1 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर है 1, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट इसी तरह 3j डॉट के क्रॉस आई। अब के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, जे के, तो ये 3j डॉट जे आ जाएगा, ये 3j डॉट जे 1 आ जाएगा, तो ये आंसर जो है इसका 3 आ जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट आइड के वैल्यू ऑफ के आई जे, मतलब के आई और जे का आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करना है। मतलब ये है, आपको कह रहा है के डॉट आई डॉट क्रॉस जे, के डॉट आई क्रॉस जे, ये आपको वो कह रहा है। दरअसल इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के आई जे लिखा हो ना, या ए बी सी लिखा हो, तो मतलब वो इन वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी की बात कर रहा है। अच्छा,
अब यह मालूम करें के डॉट आई क्रॉस जे जो है ये क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। आई क्रॉस जे जो है ये के आ जाएगा, तो के डॉट के 1 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट 42 है। 42 को अगर आप देखें इसमें आई 2 बार आ रहा है, तो अगर दो वेक्टर्स अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आ जाते हैं तो वो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आंसर आता है, तो इसका जो आंसर है वो बी है। नेक्स्ट यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। अच्छा ये याद रख लें, इस तरह ये यू वी डब्ल्यू जो है ना ये क्या है, ये यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू मतलब यू वी डब्ल्यू का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा इसमें आप जगह भी चेंज कर सकते हैं, यानी आर्डर में आप जगह चेंज यू वी डब्ल्यू है ना, अब डब्ल्यू को शुरू में ले आए तो क्या बन जाएगा डब्ल्यू यू वी, और अगर वी को आप शुरू में ले जाए तो ये बन जाएगा वी डब्ल्यू यू। तो आर्डर में आप इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, मतलब ये पहला जो है ये है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, और दूसरा जो है डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी, और तीसरा जो है ये वी डॉट वी क्रॉस यू है। ये तीनों इक्वल होते हैं, ये तीनों जो हैं ये इक्वल होते हैं। यही बात वो 43 में यही बात वो लिख रहा है, मैंने इस तरह आपको बॉक्स में लिख कर समझा दी। तो ये तीनों इक्वल होते हैं, तो फिर इन तीनों अगर इक्वल हैं तो इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आ जाएगा। यानी फर्ज इसको ये ऊपर वाला भी है, ये भी ए, ये भी आंसर आंसर क्या आएगा, फिर तीनों को जमा करेंगे तो 3 ही आएगा ना, तो आंसर जो है वो आ जाएगा 3 यू डॉट इंटू वी क्रॉस डब्ल्यू। तो इसका जो पहला आंसर बना ये आंसर है। दूसरा क्यों नहीं हो सकता, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है आप इसका जो आंसर है वो पहला आंसर लिखें इसका यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। पहला इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट जो है आपके पास 44 है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रान ऑफ वर्टिसेस। आपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रान मालूम करना है। ये 4 पॉइंट्स है आपके पास, ये पॉइंट ए है, फर्ज करें ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ठीक है, पहले आप क्या मालूम कर, ए बी मालूम कर लें, ए सी वैक्टर मालूम कर लें, और ए डी वैक्टर मालूम कर लें। ये 4 वैक्टर, ए बी इक्वल होगा बी माइनस ए से आ जाएगा ए सी माइनस ए से आ जाएगा, और ए डी माइनस ए से आ जाएगा। जब ये 3 वेक्टर्स मालूम कर लें, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लें, मतलब पहली रो में ए बी के कंपोनेंट, दूसरी में ए सी के कंपोनेंट, तीसरे में ए डी के कंपोनेंट, ठीक है ना, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको आप 6 पे डिवाइड कर लें, मतलब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/6 से, 1/6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आपने 6 से डिवाइड करना है। अच्छा पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लें, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लें उसको आपने क्या करना है, आपने 6 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास ए जो है वो 218 है, बी जो है 329 है, सी जो है ये 214 है, डी जो है वो 3310 है। तो ए बी जो आप मालूम करेंगे ना, ए बी कैसे मालूम करेंगे, बी में से ए को माइनस कर लें, बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट, तो आ जाएगा 111। ए सी आ जाएगा 0 0 - 4, ए डी आ जाएगा 122। अब तीन को आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लेना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो इनका आ जाएगा वो 4 आएगा। अब 4 जब आएगा स्केलर इनका ट्रिपल प्रोडक्ट, उस 4 को आपने 6 पे डिवाइड कर देना है, तो जो आंसर आ जाएगा 2/3, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रान है। तो इस तरह अगर आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप पहले 3 वेक्टर्स बना लें, ए बी ए सी ए डी, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप 6 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रान आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 2/3, इसको आपने खुद सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट जो है 45 है,
45 में आपको कहता है कि इफ़ द पॉइंट इफ़ द एट विच ए कांस्टेंट फोर्स इन एफ आपको दे रहा है, एफ जो है वो 4i मैं +3j +5k ये फोर्स वो कहता है अप्लाई की जाती है फ्रॉम पॉइंट P टू Q। तो P टू Q फोर्स, तो आपने वर्क डन मालूम करना है। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, F.D। अब F तो है, D कैसे मालूम करें, D जो है वो इक्वल होगा PQ के, मतलब Q के कंपोनेंट में से P के कंपोनेंट निकाल लें। दूसरे वेक्टर के जो दूसरा पॉइंट होता है उसमें से पहले पॉइंट के कंपोनेंट माइनस करते हैं, मतलब PQ जो है ना ये इक्वल होगा OQ माइनस OP। तो Q के वर्टिसेस हैं वही OQ के कंपोनेंट होते हैं, और जो POP वेक्टर है इसके वही कंपोनेंट हो गए जो P के वर्टिसेस हो गए। तो आप सादा क्या करें, Q के जो वर्टिसेस हैं उसमें से V के वर्टिसेस जो है वह माइनस कर लें, यानी पहले कंपोनेंट में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस, तीसरे में से तीसरा, तो आपके पास PQ आ जाएगा, तो आपके पास D आ जाएगा। जब आपके पास D आ जाए तो आप F.D मालूम कर लें। F.D जब मालूम करेंगे तो आपके पास जो है वर्क डन आ जाएगा। तो ये जो वर्क डन है ये आपके पास आ जाएगा 45। तो इसको आपने हल कर लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो आपका 46 है। 46 में आपको कह रहा है फोर्स जो है वो भी इसी तरह ही है। इसमें आपने क्या करना है, अब आपने मोमेंट मालूम करना है। अच्छा, अब फोर्स एफ फोर्स दी हुई है। अब passes through the point A, the moment of force F about the point B। तो पॉइंट B के अलॉन्ग हमने मोमेंट मालूम करना है, मीन टार्क मालूम करना है। अब टार्क किसके बराबर होता है, टार्क बराबर होता है R ज़रब F के, मतलब R और F वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लें। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे, I लिखेंगे, J लिखेंगे, K दूसरी रो में, R के कंपोनेंट तीसरी रो में, F के कंपोनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे तो आपके पास मोमेंट आ जाएगा। अब F तो दिया हुआ है, तो F तो आपके पास है 4i-3k, तो I कंपोनेंट 4 है, J कंपोनेंट 0 है, K कंपोनेंट -3 है। ये आपने तीसरी रो में फोर्स लिखनी है। अब दूसरी रो में R लिखना। अब R कैसे आए, R उसी तरह जिस तरह हमने D मालूम किया था, डिस्प्लेसमेंट के A पॉइंट है B पॉइंट है, तो R इक्वल होगा AB के, R इक्वल होगा AB के, मतलब आप B के कंपोनेंट में से A के कंपोनेंट माइनस कर लें। तो B के कंपोनेंट में से A के कंपोनेंट माइनस करें तो पहले कंपोनेंट से पहला माइनस करना है, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और -3 में से -2 माइनस करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। 1 में से 5 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये आपके पास R के कंपोनेंट आ जाएंगे, -1 4। इसको आप डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें, तो डिटर्मिनेंट को जब ओपन करेंगे तो आंसर आएगा 3i - 19j + 4k। तो मतलब I कंपोनेंट 3, J कंपोनेंट -19 और K कंपोनेंट 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो C आंसर बनेगा, इसका 46 का C आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है 47 है। 47 में आपको कहता है सम ऑफ द वेक्टर्स ABCD। A भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है। A भी पहले मालूम कर लें, A भी कैसे आएगा, B के कंपोनेंट में से A के कंपोनेंट माइनस कर लें। CD कैसे आएगा, D के कंपोनेंट में से C के कंपोनेंट माइनस कर लें। तो जब AB और CD आ जाएंगे दोनों, तो दोनों का आपने सम मालूम करना है, तो दोनों का जो सम है वो 0 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 47। 48 जो है द वेक्टर होज मैग्नीट्यूड इज़ 2 इज़ पैरेलल टू, वो वेक्टर फाइंड करें जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 2 हो और इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो क्या करें, पहले ये जो वेक्टर दिया हुआ है पहले इसका यूनिट वेक्टर मालूम कर लें। जब आप इसका यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे, अब यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर जो है बराबर होगा ये वेक्टर और बटा इसकी मैग्नीट्यूड। तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर लें।
तो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई कंपोनेंट का स्क्वायर जमा जे कंपोनेंट का स्क्वायर जमा के कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर। आई कंपोनेंट -1 है, -1 का स्क्वायर आ जाएगा जमा जे कंपोनेंट 1 है 1 का स्क्वायर आ जाएगा जमा के कंपोनेंट वो भी 1 है 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगी। तो अगर मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा -i जमा जे जमा के बटा 3 का जज़र। तो ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है, यानी ये जो इसका यूनिट वेक्टर है ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, लेकिन चूंकि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 1 होगी। अब हमें वो वेक्टर चाहिए था जिसकी मैग्नीट्यूड 2 हो और इसके पैरेलल हो। अब ये जो इसका हमने यूनिट वेक्टर मालूम किया, ये वेक्टर ये इसके पैरेलल तो है लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैग्नीट्यूड 2 बनाने के लिए आप क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हर कंपोनेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा -2i जमा 2j जमा 2k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हर कंपोनेंट का नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलहदा कर दें तो ये बन जाएगा -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3i जमा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3j जमा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3k। तो अगर ब्रैकेट फॉर्म में लिखें इसको तो इसका जो आंसर क्या बनेगा, ये बी आंसर बनेगा। इसका 48 का आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हुआ इसका, ये कुछ स्केलर और वेक्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर बयान कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसको स्केलर कहते हैं। तो बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है कि इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, एनर्जी है, फोर्स है, वेलोसिटी है, बाकी तीनों तो वेक्टर है, एनर्जी जो है ये स्केलर है। आगे इनमें से स्केलर बताएं कौन सी है, फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सलेरेशन भी वेक्टर है, तो वर्क जो है ये स्केलर है। नेक्स्ट फिर स्केलर पूछता है इनमें से स्केलर कौन सा है, एक्सलेरेशन ये वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर, तो पावर जो है ये स्केलर है। नेक्स्ट फिर आपसे स्केलर पूछता है तो इनमें जो स्केलर है वो डिस्टेंस है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। स्केलर क्वांटिटी इसमें फिर पूछ रहा है, यहाँ पे जी जगह क्यू आना था क्वांटिटी, तो इनमें जो स्केलर क्वांटिटी है वो डेंसिटी है। फिर स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है, इसमें जो स्केलर क्वांटिटी है वो चार्ज है, क्योंकि जो चार्ज होता है वो स्केलर ही है। और नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटी इसमें जो है वो स्पीड है, टार्क है, वेलोसिटी, स्पीड इसमें स्केलर है। नेक्स्ट 10 में जो स्केलर क्वांटिटी वो कौन सी है, मास, वेलोसिटी भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर, तो मास स्केलर इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें भी आपसे स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो इसमें जो स्केलर है वो टाइम है। नेक्स्ट जो है इसमें जो स्केलर है वो टेम्परेचर है, और नेक्स्ट जो है इसमें जो स्केलर है वो लेंथ है, इसमें जो स्केलर है वो प्रेशर है, बाकी तीनों वेक्टर हैं, प्रेशर जो है ये स्केलर है। नेक्स्ट 15 एग्जांपल ऑफ स्केलर, फोर्स वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, यहाँ पे जो आपका कैलोरी आएगा ये आपकी स्केलर है। एग्जांपल ऑफ स्केलर, यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। नेक्स्ट स्केलर इसमें आपका जो है फ्रीक्वेंसी जो है ये स्केलर है, बाकी तीनों वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट 18 में आपके से वेक्टर पूछ रहा है, इसमें वेक्टर कौन सा है, एनर्जी स्केलर है, वर्क स्केलर है, पावर स्केलर है, फोर्स जो है ये वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें एग्जांपल ऑफ वेक्टर, इसमें वेलोसिटी वेक्टर है। नेक्स्ट में जो वेक्टर है वो एक्सेलरेशन है, और नेक्स्ट जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट है। और 22 में
आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी है वो टार्क है, बाकी तीनों स्केलर है। और नेक्स्ट आपके पास 23 है, इसमें जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है वो मोमेंटम है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।